नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 8 जिसका नाम है भोजन की आवश्यकता, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। क्लास 10 होम साइंस फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 4 का 8वां अध्याय, भोजन की आवश्यकता। भोजन साधारणतः शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हम जिन वस्तुओं को खाते हैं वही हमारा भोजन है, लेकिन वस्तुतः भोजन वही पदार्थ है जिसका शरीर में आत्मीकरण होने के पश्चात ऐसे पदार्थों की सृष्टि होती है जो नंबर 1 काम करने के लिए शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, नंबर 2 शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, नंबर 3 शरीर को गर्म रखते हैं तथा नंबर 4 शरीर की आंतरिक जीवन क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। भोजन के ऐसे सरल पदार्थों को पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और अगला टॉपिक है भोजन के पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। भोजन विशेषज्ञों के मतानुसार भोजन से मानव शरीर के समुचित विकास और वृद्धि के लिए अग्रलिखित पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 जल, नंबर 6 विटामिन और नंबर 7 ROUGHAGE। तो सबसे पहले जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट के अनेक यौगिक हैं। मोटे तौर पर इन यौगिकों को हम श्वेत सार, स्टार्च और शर्करा यानी शुगर के रूप में व्यवहृत करते हैं। ऐसे पदार्थों के व्यवहार से हमें काम करने के लिए शक्ति मिलती है तथा दूसरा हमारा शरीर गर्म रहता है। क भाग है श्वेत सार। श्वेत सार एक वानस्पतिक पदार्थ है। इसकी प्राप्ति पौधों के विभिन्न पदार्थों से होती है। यह विशेषकर चावल, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, आलू इत्यादि से प्राप्त होता है। ठंडे जल में यह साधारणतः अघुलनशील है, लेकिन गर्म जल में इसका कुछ भाग अवश्य घुल जाता है। ख भाग शर्करा। यह हमें वनस्पति तथा पशुओं से प्राप्त होती है। शर्करा में साधारण चीनी, ग्लूकोज, दूध की शर्करा आदि मुख्य हैं। खाद्य पदार्थों में यह विशेषकर गन्ना, गुड़, चीनी, शहद, छुआरा, खजूर, अंगूर, दूध तथा अन्य मीठे फलों से प्राप्त होती है। श्वेत सार की अपेक्षा शर्करा से अधिक शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। नंबर 2 प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन, गंधक, कुछ अन्य खनिज आदि भी वर्तमान हैं। इनमें नाइट्रोजन एक मुख्य संघटक होता है। इन संघटकों से युक्त पदार्थ एमिनो अम्ल AMINO, एमिनो एसिड ACID एसिड कहलाते हैं। एमिनो अम्ल कुल 22 प्रकार के होते हैं। इनमें कई एमिनो अम्लों का निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है। केवल 10 एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं हो पाता। इन्हें भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक है। प्रोटीन द्वारा हमारे शरीर के तंतुओं की वृद्धि होती है। दूसरा, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत या पुनर्जनन होता है। चौथा, यह शरीर में पाचक रस, हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाता है। 5वां पॉइंट, यह ऑक्सीजन शोषित करने में मदद करता है। छठा,
यह मानसिक शक्ति बढ़ाता है। और सातवां, यह शरीर में आवश्यकता अनुसार गर्मी उत्पन्न करता है। इसकी प्राप्ति के दो प्रमुख साधन हैं, एक तो वनस्पति और दूसरा प्राणिज। क भाग वानस्पतिक। वानस्पतिक प्रोटीन विशेषकर दाल जातीय अनाजों जैसे कि चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, सोयाबीन इत्यादि तथा बादाम, मूंगफली, अखरोट इत्यादि में पाया जाता है। कुछ अंशों में यह गेहूं, मकई आदि से भी प्राप्त होता है। यद्यपि इन्हें प्रोटीन वर्ग में रखा गया है, तथापि इनमें श्वेत सार की मात्रा अधिक है। और ख भाग प्राणिज। प्राणिज प्रोटीन हमें जानवरों के मांस, मछली, अंडा, दूध इत्यादि से प्राप्त होता है। अनिवार्य एमिनो अम्लों की उपस्थिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन। जिस प्रोटीन में 10 अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। पूर्ण प्रोटीन दूध, अंडा, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है अंशतः पूर्ण प्रोटीन, पार्शियली कंप्लीट प्रोटीन। जिस प्रोटीन में 10 अनिवार्य एमिनो अम्लों में से कुछ एमिनो अम्ल कम होते हैं उन्हें अंशतः पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। ये हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं, जैसे कि चना, अरहर, मटर, मूंगफली, गेहूं, जौ इत्यादि से। और तीसरा है अपूर्ण प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। अपूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन है जिनमें कई अनिवार्य एमिनो अम्लों की कमी रहती है। इनसे ना तो शरीर की वृद्धि होती है और ना ही टूट फूट की मरम्मत होती है। ये प्रोटीन उपयोगी नहीं होते, जैसे कि मक्का का प्रोटीन। और इसके बाद आता है नंबर 3 पे वसा। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा यानी फैट के दहन से शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न होती है तथा इससे शरीर गर्म रहता है। यद्यपि इसकी प्राप्ति के दो प्रमुख साधन हैं, फिर भी इसकी रासायनिक बनावट में कोई विशेष अंतर नहीं है। क भाग वानस्पतिक। इसमें आते हैं सरसों, तिल, तोरी, नारियल, मूंगफली इत्यादि के खाद्य तेल जिनका हम भोजन के रूप में व्यवहार करते हैं। और दूसरा आता है इसमें प्राणिज। इसमें आते हैं मक्खन, घी, चर्बी, मछली इत्यादि के खाद्य तेल। और चौथा पॉइंट है खनिज लवण। खनिज लवणों यानी मिनरल सॉल्ट्स में साधारण नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट और लौह लवण मुख्य हैं। ये हमें खाद्य पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। साधारण नमक का व्यवहार हम अलग से भी करते हैं। लवणों के व्यवहार से हमारे जीवन क्रियाएं नियमित रूप से चलती रहती हैं। 5वां पॉइंट जल। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। पेय जल के अतिरिक्त यह हमें दूध, फल, साग सब्जियों तथा भोजन के अन्य पदार्थों और शरीर के भीतर की दहन क्रिया के फलस्वरूप भी प्राप्त होता है। जल ही जीवन है। जल से भोजन पचता है। पचा हुआ पदार्थ घुलकर शरीर के तंतुओं को प्राप्त होता है। शरीर के विकार जल में घुलकर पेशाब और पसीने द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और छठा पॉइंट है विटामिन। जो विटामिन हैं वो शरीर के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि मूल तत्वों के विषम यौगिक हैं। कुछ दिन पहले तक लोगों का अनुमान था कि ये प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, लेकिन अब इन्हें कृत्रिम रूप में रसायनशालाओं में भी तैयार किया जाने लगा है। मोटे तौर पर इन्हें दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। क तेल या वसा में घुलने वाले, ख जल में घुलने वाले। जो क पार्ट है वसा में घुलने वाले, इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के इत्यादि तेल या वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। और ख भाग में आता है जल में घुलने वाले। जो इस वर्ग के हैं, बी वर्ग के सभी विटामिन, विटामिन सी आदि जल में घुलने वाले विटामिन के उदाहरण हैं। और लास्ट में है 7वें नंबर पे फोक। इसके स्पेलिंग है ROUGHAGE और इसको बोलते हैं फोक। इसका प्रत्यक्ष संबंध पाचन और पोषण से नहीं है, फिर भी भोजन के साथ हम कुछ ऐसे
पदार्थ भी खाते हैं जो स्वभावतः पचते नहीं हैं लेकिन मल के निकालने में मदद करते हैं। ये पदार्थ हैं साग सब्जियों के रेशे, फलों के छिलके, चोकर इत्यादि। हमारे भोजन में ऐसे पदार्थों की यथेष्ट मात्रा जरूर रहनी चाहिए जिससे क्या होता है कि मल उत्सर्जन में हमें मदद मिलती है। अगला टॉपिक है भोजन के कार्य, फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1, शरीर की क्षति को पूरा करना, यानी नए सेल बनाना, पुराने सेलों की मरम्मत तथा पुनर्जनन। दूसरा पॉइंट है शरीर को शक्ति प्रदान करना। तीसरा, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना एवं शरीर को गर्म रखना। चौथा, शरीर की वृद्धि में मदद देना। पांचवा, रोगों से शरीर की रक्षा करना। और छठा, शरीर की अनिवार्य क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण रखना। और अब टॉपिक है भोजन के पोषक तत्वों के विशिष्ट गुण, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। भोजन के पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स के विशेष गुण होते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। भोजन के हर पदार्थ में उपर्युक्त सभी गुण नहीं हैं। भोजन के किसी तत्व से शरीर को गर्मी मिलती है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिससे कि उसे शक्ति मिलती है। कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर के सीजन को पूरा करते हैं और शरीर में कोशिकाओं का पुनर्जनन कर शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमारे शरीर को निरोग रखने में मदद करते हैं। भोजन के विभिन्न अवयवों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। नीचे भोजन के प्रत्येक अवयव के गुणों की हम जांच करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम शरीर में शक्ति और गर्मी उत्पन्न करना तथा प्रोटीन और वसा के पचने में मदद पहुंचाना है। ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने वालों को कार्बो जातीय पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करना उचित है। साधारण परिश्रम करने वाले को प्रतिदिन 7 छटाक लगभग 400 ग्राम कार्बोज की जरूरत पड़ती है, जो प्रत्येक को उसके आवश्यकता अनुसार पूरी खुराक खाने से मिल जाती है। भोजन में कार्बोज की कमी से शरीर की चर्बी उसकी जगह काम में आने लगती है और मनुष्य दुबला होने लगता है। गर्म देश वालों के लिए यह पदार्थ ज्यादा जरूरी है। ऐसी जलवायु में ये आसानी से पच जाते हैं। इनकी पाचन क्रिया मुंह से ही आरंभ हो जाती है। लार के पाचक रस टायालिन के प्रभाव से श्वेत सार शर्करा के रूप में परिणत हो जाते हैं। कार्बोज प्राणित शर्करा के रूप में परिणत होकर ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है और जरूरत पड़ने पर पुनः रक्त में मिल जाता है। और इसके बाद है इसके गुण है ताप और शक्ति देने के लिए हमारी पेशियां ग्लाइकोजेन का व्यवहार करती हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के व्यवहार से हमारे शरीर को ऊर्जा तथा गर्मी प्राप्त होती है। यह प्रोटीन तथा वसा की पाचन क्रिया में मदद करता है। साथ ही विकार के रूप में अतिरिक्त जल, गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है। और अगला पॉइंट है प्रोटीन। प्रोटीन एक मांसवर्धक पदार्थ है। यह हमारे शरीर का निर्माण 2 प्रकार से करता है। बाल्यावस्था से 25 वर्ष की उम्र तक यह नई कोशिकाओं को अधिक बनाता है, जिससे शरीर की वृद्धि होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रमशः नई कोशिकाओं का बनना कम हो जाता है और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत ही इसका विशेष काम रह जाता है। इसके भोजन से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया की सृष्टि होती है, जो विकार के रूप में शरीर के बाहर निकल जाते हैं। बच्चों तथा अधिक मानसिक श्रम करने वालों को प्रोटीन प्रधान भोजन की अधिक जरूरत पड़ती है। और इसके बाद वसा। अगला पॉइंट है वसा। वसा का प्रधान कार्य शरीर में गर्मी उत्पन्न करना। यह कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना अधिक ताप और शक्ति उत्पन्न करता है। और दूसरा पॉइंट इसका वसा का शरीर को पुष्ट बनाना, चिकना एवं मुलायम रखना। तीसरा, शरीर के गड्ढों को भरे रखना तथा चौथा, शरीर के कोमल अंगों जैसे आंत, गुर्दे आदि को सर्दी और गर्मी से बचाना। आवश्यकता से अधिक वसा खाने से यह शरीर के विभिन्न भागों में विशेषकर उदर में जाकर जमा हो जाता है, जिससे शरीर का भार बढ़ जाता है। पांचवा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर वसा ही शरीर को गर्मी एवं शक्ति देती है।
और छठा, यह तंतुओं में जमा होकर शरीर को सुडौल बनाता है और बाहरी चोटों से भीतरी अंगों की रक्षा करता है। उपवास करने पर एकत्र वसा चर्बी शरीर में गर्मी तथा शक्ति पैदा करती है। फलस्वरूप उपवास के दौरान शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर का भार भी घट जाता है। ध्यान रहे कि हमारा शरीर शक्ति और गर्मी की प्राप्ति के लिए वसा का उतनी सरलता पूर्वक व्यवहार नहीं कर पाता जितना कि कार्बोज जाति के भोज्य पदार्थों का। और अगला पॉइंट है जल। हमारे शरीर को जल पकाई हुई साग सब्जी, फल और पेय पदार्थों तथा शरीर के भीतर कार्बन के दहन से प्राप्त होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। क, पचे हुए भोजन को घुलाना और उसे शरीर में शोषित होने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों में द्रव के रूप में पहुंचाना। दूसरा, पचे हुए भोजन के शरीर में शोषण में मदद देना। तीसरा, शरीर के विकारों को घुलाना और उन्हें पेशाब तथा पसीने द्वारा शरीर के बाहर निकालने में सहायता देना। चौथा, रक्त को तरल बनाए रखना जिससे यह सहज ही रक्त नलिकाओं द्वारा प्रवाहित हो सके। और उसके बाद अगला पॉइंट है इसी का, शरीर की असंख्य कोशिकाओं के निर्माण में मदद देना। और च पॉइंट, शरीर के प्रत्येक तंतु को मुलायम और लचीला बनाए रखना। और लास्ट पॉइंट इसका, जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है और अपनी नलिकाओं द्वारा सुगमता से प्रवाहित नहीं हो पाता। फलस्वरूप हृदय की गति रुकने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। रक्त को संतुलित तरलता बनाए रखने के लिए जल का एक प्रमुख कार्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है खाद्योज या विटामिन। अनेक प्रयोगों द्वारा शरीर क्रिया विज्ञानी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि शरीर केवल प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीकों से तैयार किए गए विशुद्ध कार्बोज, प्रोटीन, वसा, लवण इत्यादि से स्वस्थ नहीं रह सकता। शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाए रखने के लिए उपर्युक्त चीजों के अतिरिक्त कुछ और पोषक तत्व चाहिए। ये कुछ और पोषक तत्व हैं विटामिन। ये प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किए गए कार्बोज, प्रोटीन, वसा तथा साग सब्जियां या कृत्रिम तरीके से तैयार किए गए विटामिन से प्राप्त होते हैं। विटामिन में कुछ शरीर में संचित होकर रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनकी भोजन में अधिकता रहने से वे पेशाब द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अतः ऐसे विटामिन की पूर्ति भोजन द्वारा बराबर होती रहनी चाहिए। विटामिन में केवल विटामिन डी ही ऐसा है जो अनुकूल अवस्था में शरीर के भीतर स्वयं उत्पन्न होता रहता है। भोजन में विटामिन की कमी रहने से कृत्रिम तरीके से तैयार किए गए विटामिन द्वारा इनकी पूर्ति की जाती है। और अगला पॉइंट है खनिज लवण। खनिज लवण में शरीर को स्वस्थ, निरोग और कार्यकुशल रखने के लिए हमें कई लवणों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, आयोडीन आदि प्रमुख हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के लवण। लौह लवणों की तरह कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भी शारीरिक रचना और इसके क्रियाकलापों के लिए आवश्यक हैं। हड्डियों के निर्माण में ये दोनों खनिज लवण मुख्य घटक हैं। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम के कारण ही रक्त जमता है। इसके बिना हड्डियों तथा दांतों का निर्माण, वृद्धि और विकास संभव नहीं है। यह मांसपेशियों, आंतों तथा हृदय की सक्रियता, संकुचन और प्रसार के लिए आवश्यक है। इससे शरीर की रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है तथा शरीर का विकास होता है। और कैल्शियम की कमी से हानि। शरीर में कैल्शियम की कमी से बच्चों को सूखा रोग हो जाता है। शारीरिक वृद्धि समुचित रूप से नहीं हो पाती, प्रायः आंतों में सूजन हो जाती है। और इसकी प्राप्ति के साधन। यूं तो हमें कैल्शियम अनेक रूपों में प्राप्त होता है, लेकिन कैल्शियम के सभी लवण पचते नहीं हैं। यह साधारणतः खाद्य पदार्थों जैसे दूध, चोकर युक्त आटा, पनीर, खोआ, पत्ता गोभी, अंडे की जर्दी, साग सब्जियों और फलों से प्राप्त होता है। इनसे प्राप्त किए गए लवण सुपाच्य और शरीर के अनुकूल होते हैं। इसके पचने में विटामिन डी सहायक होता है। और नंबर 2, फास्फोरस। फास्फोरस के लवण हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम के लवणों की तरह ही उपयोगी हैं। यह प्रोटीन के निर्माण और रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। मांसपेशियों और आंतों की सक्रियता के लिए रक्त में समुचित मात्रा में फास्फोरस के लवणों का रहना आवश्यक है। अन्य लवणों जैसे कि
हड्डियों, दिमाग, रक्त के लाल कणों के निर्माण में इसका सहयोग अनिवार्य है। और इसकी प्राप्ति, फास्फोरस प्रायः सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में थोड़ा बहुत मिलता है। इसकी प्राप्ति के लिए दूध, फल और साग सब्जियां बहुत उपयोगी हैं। अनाजों से यह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट है लौह लवण। लौह लवण लाल रक्त कणों के हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रक्ताल्पता का रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। गर्भवती स्त्रियों को इसकी अधिक आवश्यक होती है। और ये गुड़, फल, गेहूं, बाजरा, दालें, सूखे मेवे, खजूर, अंडा, इस तरह की चीजों में पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। साथ साथ बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। यह समुद्री घास, समुद्री मछलियों तथा प्याज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला टॉपिक है भोजन की मात्रा, अमाउंट ऑफ फूड। प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक दिन कितना भोजन करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, यह व्यक्ति विशेष की आवश्यकता, उसकी उम्र, शरीर भार, मौसम, भोजन की उपलब्धि, उसकी आर्थिक स्थिति, रुचि इत्यादि पर निर्भर करता है। अनुभव से हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहने पर अधिक भोजन करता है और बीमार पड़ने पर कम। इसी प्रकार हम गर्मी की अपेक्षा जाड़े के मौसम में अधिक भोजन करते हैं। साथ ही जाड़े में हम अधिक घी, तेल आदि खाना पसंद करते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में हमें घी, तेल आदि खाना अच्छा नहीं लगता। जाड़े में हमारे शरीर से अपेक्षाकृत अधिक ताप का ह्रास होता है। फलस्वरूप हमें अधिक वसा जातीय पदार्थों के खाने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः इसी कारण शीत प्रधान देशों में रहने वाले लोग हम लोगों की अपेक्षा वसा जातीय पदार्थों का अधिक व्यवहार करते हैं। भोजन और शक्ति। भोजन के विभिन्न पदार्थ खाने से हमें कितनी शक्ति मिलती है, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत तालिका में दिया गया है। सबसे पहले कैलोरी, CALORY, कैलोरी। शक्ति मापने की इकाई कैलोरी है। यह ताप की वह इकाई है जो वस्तु विशेष की 1 ग्राम मात्रा को जलाने से प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि एक औसत व्यक्ति को जो साधारण परिश्रम करता है, प्रतिदिन इतना भोजन करना चाहिए कि उसके जलने से शरीर को 3000 कैलोरी ताप प्राप्त हो सके। ताप की यह मात्रा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा, इनमें किसी एक या सुविधा अनुसार 2 या तीनों से प्राप्त की जा सकती है। उम्र और शरीर भार के विचार से भोजन की मात्रा में भेद। उम्र और शरीर भार में भेद होने से भी भोजन के परिमाण में भेद हो जाता है। साधारणतः प्रति किलोग्राम शरीर भार पर बच्चों को बड़ों की अपेक्षा अधिक भोजन चाहिए। हम प्रायः यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 15-16 साल का एक युवक अपने पिता की अपेक्षा अधिक भोजन करता है। इस उम्र के बालक के शरीर की वृद्धि होती रहती है। साथ ही खेलकूद या अन्य कामों में वह बड़ों की तुलना में अधिक शक्ति का अपव्यय करता है। एक दुबले पतले लेकिन लंबे आदमी को एक नाटे एवं मोटे आदमी की अपेक्षा प्रति किलोग्राम शरीर भार पर अपेक्षाकृत अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है। लंबे आदमी के शरीर का क्षेत्र नाटे आदमी के शरीर के क्षेत्र से बड़ा होता है। ऐसे आदमी के शरीर से ताप का ह्रास भी अधिक होता है, अतः उसे अपेक्षाकृत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। और अब संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट, इसके बारे में जानेंगे। उपर्युक्त तथ्यों से यह समझ लेना भारी भूल होगी कि हम अपनी सारी शक्ति केवल कार्बोहाइड्रेट के व्यवहार से ही प्राप्त करें, क्योंकि यह सस्ता है। भोजन का उद्देश्य केवल शक्ति ही प्राप्त करना नहीं है। हमें अपने शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए, रोगों से बचने के लिए विटामिन चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खनिज लवण चाहिए। अतः हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए कि हमारी सारी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। अनुभव से देखा गया है कि समुचित मिश्रित भोजन से शरीर की वृद्धि समुचित रूप से होती है तथा शरीर निरोग रहता है। अतः भोजन ऐसा हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, हरी साग सब्जियां, जल, विटामिन, फोक आदि समुचित अनुपात में रहे। भोजन विशेषज्ञों के मतानुसार भोजन में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट क्रमशः 25, 25 और 50% के अनुपात में रहने चाहिए।
1:1:2। ऐसे भोजन को ही हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित आहार इस आहार को कहते हैं जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी योग्य तत्व उचित मात्रा में हो, जो ऊर्जादायक, शरीर निर्माणक और रक्षक तत्व प्रदान करें। इसके अतिरिक्त अच्छे संतुलित भोजन के लिए हमें कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना है, जैसे भोजन विशेष किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, भोजन दिन में कितनी बार तथा कितनी अवधि के अंतर पर किया जाता है आदि। और अब हम जानेंगे कि संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है। संतुलित भोजन से हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। शरीर को कार्य के अनुसार कैलोरी संतुलित भोजन से ही प्राप्त होती है। मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। संतुलित भोजन के अभाव में मनुष्य कुपोषण का शिकार हो जाता है। दीर्घजीवी बनने के लिए, निजी कार्य क्षमता एवं स्फूर्ति बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। बैलेंस डाइट के टेबल्स कंटिन्यू करते हुए 4th टेबल है गर्भवती महिलाओं का दैनिक आहार। बैलेंस डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लगभग 2500 कैलोरी तापजनक का। इस टेबल में भी 4 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम का हेडिंग है पोषक तत्व, दूसरे का हेडिंग है भोज्य वस्तुएं, तीसरे का निरामिष और चौथे का आमिष। नंबर 1 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, भोज्य वस्तुएं गेहूं, चावल, मकई आदि, निरामिष 350 ग्राम, आमिष 350 ग्राम। नंबर 2 पोषक तत्व प्रोटीन, सेकंड कॉलम में दालें, अरहर, मूंग आदि, तीसरे में 50 ग्राम, चौथे में 75 ग्राम। तीसरा पॉइंट विटामिन लवण, दूसरे कॉलम में हरी साग सब्जियां आदि, तीसरे कॉलम में 50 ग्राम, चौथे में 50 ग्राम। उसके बाद नंबर 4 विटामिन लवण, भोज्य वस्तुओं के नीचे अन्य सब्जियां, निरामिष में 100 ग्राम और आमिष में भी 100 ग्राम। 5वें नंबर पे विटामिन लवण, भोज्य वस्तुएं ताजे मौसमी फल, थर्ड कॉलम में 200 ग्राम, फोर्थ कॉलम में 200 ग्राम। छठा पॉइंट शर्करा, सेकंड कॉलम में गुड़, चीनी आदि, थर्ड में 50 ग्राम, फोर्थ में 50 ग्राम। 7वां पॉइंट वसा, सेकंड कॉलम में घी, तेल आदि, थर्ड में 100 ग्राम, फोर्थ में 50 ग्राम। 8वां पॉइंट प्रोटीन वसा आदि, सेकंड कॉलम में गाय भैंस आदि का दूध, थर्ड में आधा लीटर, फोर्थ में 1 लीटर। 9th पॉइंट प्रोटीन वसा आदि, सेकंड कॉलम में मांस मछली आदि, थर्ड में डैश, फोर्थ में 50 ग्राम। 10वां पॉइंट प्रोटीन वसा आदि, सेकंड कॉलम में अंडा, थर्ड में डैश और फोर्थ में 1 अदद। और 5वां टेबल है स्तनपान कराने वाली माताओं का दैनिक आहार, डेली डाइट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, लगभग 2600 से लेकर 2700 कैलोरी तापजनक। इस टेबल में 4 कॉलम हैं। पहला कॉलम पोषक तत्व, दूसरे में भोज्य वस्तुएं, तीसरे में निरामिष और चौथे में आमिष। पहला पॉइंट फर्स्ट कॉलम में कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में गेहूं, चावल, मकई जैसे अन्न, तीसरे में 350 ग्राम और फोर्थ में 350 ग्राम। दूसरा पॉइंट फर्स्ट कॉलम में प्रोटीन, सेकंड में दालें, मूंग, मसूर आदि, थर्ड में 50 ग्राम, फोर्थ में 50 ग्राम। थर्ड पॉइंट विटामिन लवण, सेकंड कॉलम में हरी साग सब्जियां आदि, थर्ड में 150 ग्राम, फोर्थ में 150 ग्राम। फोर्थ पॉइंट विटामिन लवण, सेकंड कॉलम में अन्य सब्जियां, थर्ड में 100 ग्राम, फोर्थ में 100 ग्राम। 5वां पॉइंट विटामिन लवण और सेकंड कॉलम में ताजे मौसमी फल, थर्ड में 200 ग्राम, फोर्थ में 200 ग्राम। 6th पॉइंट शर्करा, सेकंड कॉलम में गुड़, चीनी, मधु आदि, थर्ड में 75 ग्राम, फोर्थ में 75 ग्राम। 7वां पॉइंट वसा, सेकंड कॉलम में घी, तेल, डालडा आदि, थर्ड में 75 ग्राम, फोर्थ में 75 ग्राम। 8वां पॉइंट प्रोटीन, सेकंड कॉलम में गाय भैंस आदि का दूध, थर्ड में आधा लीटर और फोर्थ में 1 लीटर। उसके बाद 9th पॉइंट प्रोटीन, सेकंड कॉलम में मांस मछली आदि, थर्ड में डैश, फोर्थ में 75 ग्राम। और लास्ट में 10 नंबर पे प्रोटीन, सेकंड कॉलम में अंडा, थर्ड में डैश, फोर्थ में 1 अदद। और एक और टेबल है 6 नंबर पे पुरुषों के लिए संतुलित आहार, बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट मैन, शरीर का भार 50 से 55 किलोग्राम। इसमें भी 4 कॉलम्स हैं। पहले का हेडिंग पोषक तत्व, दूसरे का भोज्य वस्तुएं, तीसरा निरामिष और चौथा आमिष।
पहला पॉइंट, फर्स्ट कॉलम में कार्बोहाइड्रेट, सेकंड में गेहूं, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा आदि, थर्ड में 475 ग्राम, फोर्थ में 475 ग्राम। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट कॉलम में प्रोटीन, सेकंड में दालें, अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि, थर्ड में 80 ग्राम और फोर्थ में 60 ग्राम। थर्ड पॉइंट, विटामिन, लवण, फोक आदि, सेकंड कॉलम में हरी पत्तीदार सब्जियां, थर्ड में 125 ग्राम, फोर्थ में 125 ग्राम। फोर्थ पॉइंट, विटामिन, लवण, फोक आदि, सेकंड कॉलम में कंदमूल, फल जाति की सब्जियां, थर्ड में 100 ग्राम, फोर्थ में 100 ग्राम। पांचवा पॉइंट, विटामिन, लवण, सेकंड कॉलम में ताजे मौसमी फल, थर्ड में 150 ग्राम, फोर्थ में 150 ग्राम। छठा पॉइंट, शर्करा, सेकंड कॉलम में गुड़, चीनी, मधु आदि और थर्ड में 50 ग्राम, फोर्थ में 50 ग्राम। सेवंथ पॉइंट, वसा, सेकंड कॉलम में घी, तेल, मक्खन, डालडा आदि, थर्ड में 50 ग्राम, फोर्थ में 50 ग्राम। एट्थ पॉइंट, प्रोटीन, सेकंड कॉलम में दूध, दही, छेना आदि, थर्ड में 1 लीटर, फोर्थ में आधा लीटर। नाइन्थ पॉइंट, प्रोटीन, सेकंड कॉलम में मांस मछली आदि, थर्ड में डैश, फोर्थ में 75 ग्राम। 10वां पॉइंट, प्रोटीन, सेकंड कॉलम में अंडा, थर्ड में डैश, फोर्थ में 1 अदद। और इसके बाद आता है बच्चों का आहार, फूड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों का भोजन कैसा हो? भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर को शक्ति प्रदान करना तथा उसकी वृद्धि में मदद देना है। बच्चे प्रायः हमेशा खेलते रहते हैं, जिससे उनकी शक्ति का अपेक्षाकृत अधिक ह्रास होता है। साथ ही उनके शरीर की वृद्धि भी होती रहती है। फलतः शरीर भार के अनुपात में वयस्कों की अपेक्षा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक भोजन की जरूरत पड़ती है। और अगला पॉइंट है बच्चों के दांत निकलते समय के आहार। प्रायः दांत निकलने के पहले बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर हो जाता है, उन्हें पतले दस्त होने लगते हैं। दांत निकलते समय बच्चों का आहार संतुलित और सुपाच्य होना चाहिए। फलतः उन्हें दाल का पतला रस, संतरे और सेब का रस या सेब को मसल कर खिलाना पिलाना चाहिए। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर ही बच्चों के भोजन की सूची और दैनिक मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि उनका भोजन असंतुलित और अपर्याप्त मात्रा का होगा तो उनके शरीर का विकास यथोचित नहीं होगा। उनकी हड्डियां पतली तथा टेढ़ी हो जाएंगी, वे ठिगने रह जाएंगे। भोजन के असंतुलित होने से उनका मानसिक विकास भी समुचित रूप से नहीं होगा। उनमें रोग निवारण शक्ति कम होगी। फलतः बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तथा फल होने जरूरी हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रोटीन के लिए यदि पर्याप्त मात्रा में दूध और अंडे हों तो अति उत्तम है। कच्चे अंडे अपेक्षाकृत शीघ्र पच जाते हैं, अतः बच्चों को यथासाध्य कच्चे अंडे रॉ एग्स ही देने चाहिए। फलों में मौसमी फल, पके टमाटर, संतरे इत्यादि का व्यवहार होना चाहिए। और अगला पॉइंट है भोजन को पुष्ट करने के कुछ उपाय। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार शरीर में पोषण की कमी होती है, ये हम जान चुके हैं। भोजन के उचित ज्ञान से यह कमी कुछ हद तक दूर की जा सकती है। भोजन में साग सब्जियों, सलाद आदि को स्थान देकर इसकी कमी सहज ही पूरी की जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम कीमती फल ही खाएं। अमरूद, केले, आम तथा दूसरे मौसमी फल जो हमारे देश में पाए जाते हैं, पोषक पदार्थों की कमी को दूर करने के लिए काफी हैं। हम भात का मांड पसाकर इसके पोषक पदार्थ को नष्ट कर देते हैं, इसलिए हमें भात से मांड पसाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। प्रेशर कुकर में पकाए गए भात का मांड पसाना नहीं पड़ता, अतः उसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। आटा भी बिना चोकर निकाले ही खाना चाहिए। ऐसे आटे की रोटी से पकाना भी साफ होता है और पौष्टिक पदार्थ भी बचा रह जाता है। जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दालें ज्यादा खानी चाहिए। यदि कई तरह की दालें मिली हुई हो तो अच्छा है। और उसके बाद दूध एक पूर्ण आहार। दूध में भोजन के सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा, पुनर्निर्माण संबंधी सामग्री तथा शरीर वृद्धि के लिए रासायनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। इसका प्रोटीन सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है। इसका लगभग 98% भाग बच जाता है। इसमें कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण होते हैं, जो अस्थियों के विकास के लिए हितकर होते हैं। शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा संक्रामक रोगों से शरीर की रक्षा करने वाले सभी विटामिन भी दूध में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसमें घुलित वसा मौजूद रहती है।
इसलिए उसका पाचन शीघ्र होता है। दूध शरीर को शक्ति देता है और खोई हुई शक्ति की पूर्ति करता है। ये सभी उम्र वालों के लिए एक आदर्श आहार है। और अब इसमें कुछ टेबल्स बने हुए हैं। डेली डाइट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स एज 13 to 15 ईयर्स। स्कूल के छात्र छात्राओं का दैनिक आहार उम्र 13 से 15 वर्ष। इस टेबल में लगभग 2200 कैलोरी 2200 कैलोरी का तापजनक है ये। इस टेबल में 3 कॉलम बने हैं। पहले कॉलम में खाद्य वस्तुएं, दूसरे में आमिष, तीसरे में निरामिष। अब पहले कॉलम में पहला पॉइंट गेहूं, चावल, मकई जैसे अनाज, उसके सामने सेकंड कॉलम में 200 ग्राम, तीसरे कॉलम में 200 ग्राम। दूसरी रो में दूसरा पॉइंट है दाल, खाद्य वस्तुओं के नीचे दाल, इसमें अरहर, चना, उड़द, मूंग आदि। और आमिष के नीचे लिखेंगे 50 ग्राम और निरामिष 70 ग्राम। तीसरे नंबर पे है हरी साग सब्जियां, इसमें आमिष 150 ग्राम और निरामिष 150 ग्राम। फोर्थ पॉइंट है अन्य कंदमूल वाली सब्जियां, इसमें आमिष 100 ग्राम, निरामिष 100 ग्राम। पांचवें नंबर पे ताजे मौसमी फल, इसमें आमिष 150 ग्राम, निरामिष 200 ग्राम। छठा पॉइंट गुड़, चीनी आदि, इसके सामने सेकंड कॉलम में 50 ग्राम और थर्ड कॉलम में 50 ग्राम। और इसके बाद अगला पॉइंट है सेवंथ पॉइंट घी, तेल, डालडा आदि, इसमें सेकंड कॉलम में 50 ग्राम, थर्ड कॉलम में 50 ग्राम। आठवां पॉइंट दूध, गाय, भैंस आदि का, इसमें सेकंड कॉलम में आधा लीटर और थर्ड कॉलम में 1 लीटर। नाइन्थ पॉइंट मांस, मछली आदि, सेकंड कॉलम में 100 ग्राम और थर्ड में भी 100 ग्राम। और 10वां पॉइंट है अंडा, मुर्गी और बतख का, इसमें 1 अदद और थर्ड कॉलम में डैश। उसके बाद सेकंड टाइप का टेबल है कॉलेज के छात्र छात्राओं का दैनिक आहार उम्र 16 से 20 वर्ष। डेली डाइट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एज 16 to 20 ईयर्स। लगभग 2400 कैलोरी तापजनक। इसमें भी 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में खाद्य वस्तुएं, दूसरे कॉलम में आमिष, तीसरे में निरामिष। पहले कॉलम में फर्स्ट पॉइंट गेहूं, चावल आदि, उसके सामने सेकंड कॉलम में 250 ग्राम, तीसरे में 250 ग्राम। सेकंड पॉइंट दाल, अरहर, मूंग, उड़द आदि, आमिष में 50 ग्राम और निरामिष के नीचे 65 ग्राम। तीसरा पॉइंट हरी साग सब्जियां, आमिष के नीचे 150 ग्राम, निरामिष में 150 ग्राम। फोर्थ पॉइंट अन्य साग सब्जियां, इसके सामने सेकंड कॉलम में 100 ग्राम, थर्ड कॉलम में 100 ग्राम। पांचवा पॉइंट ताजे मौसमी फल, सेकंड कॉलम में 100 ग्राम, थर्ड कॉलम में 200 ग्राम। छठा पॉइंट गुड़, चीनी आदि, सेकंड कॉलम में 50 ग्राम, थर्ड कॉलम में 50 ग्राम। सेवंथ पॉइंट घी, तेल, डालडा आदि, सेकंड कॉलम में 50 ग्राम, थर्ड कॉलम में 50 ग्राम। आठवां पॉइंट गाय, भैंस आदि का दूध, सेकंड कॉलम में आधा लीटर, थर्ड कॉलम में 1 लीटर। नौवां पॉइंट मांस, मछली आदि, आमिष के नीचे 100 ग्राम और निरामिष के नीचे भी डैश। 10वां पॉइंट अंडा, आमिष के नीचे 1 अदद और निरामिष के नीचे डैश। और इसके बाद तीसरी तरह का टेबल, इसमें भी ऐसे ही। अब इसमें 4 कॉलम बनेंगे। महिलाओं के लिए संतुलित दैनिक आहार, बैलेंस डाइट, डेली डाइट फॉर वुमेन। शरीर का भार 40 से 45 किलोग्राम। इस टेबल में 4 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम का हेडिंग पोषक तत्व, दूसरे का खाद्य वस्तुएं, तीसरे का निरामिष और चौथे का आमिष। अब पहला पॉइंट पोषक तत्व के नीचे कार्बोहाइड्रेट, खाद्य वस्तुओं के नीचे गेहूं, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा आदि, और इसमें निरामिष 350 ग्राम, आमिष 50 ग्राम। दूसरा पॉइंट प्रोटीन, खाद्य वस्तुएं अरहर, मूंग, उड़द, चना आदि, निरामिष 70 ग्राम, आमिष 50 ग्राम। तीसरा पॉइंट विटामिन, लवण, फोक आदि, खाद्य वस्तुएं हरी पत्तादार सब्जियां, निरामिष 125 ग्राम, आमिष 125 ग्राम। फोर्थ पॉइंट सेम विटामिन, लवण, फोक आदि, खाद्य वस्तुएं अन्य कंदमूल, फल जाति की सब्जियां, निरामिष 100 ग्राम, आमिष 100 ग्राम। पांचवा पॉइंट सेम विटामिन, लवण, फोक आदि और खाद्य वस्तुएं ताजे मौसमी फल, निरामिष 150 ग्राम, आमिष 150 ग्राम।
छठा पॉइंट शर्करा, खाद्य वस्तुओं के नीचे गुड़, चीनी, मधु आदि। निरामिष 50 ग्राम, आमिष 50 ग्राम। और इसके बाद 7वां पॉइंट है वसा, और सेकंड कॉलम में घी, तेल, मक्खन, डालडा आदि। थर्ड कॉलम में 30 ग्राम और फोर्थ कॉलम में 40 ग्राम। 8वां पॉइंट प्रोटीन, इसमें सेकंड कॉलम में मांस, मच्छी इत्यादि, और थर्ड कॉलम में ब्लैंक डैश और फोर्थ कॉलम में 30 ग्राम। इसी तरह से 9th पॉइंट है प्रोटीन, और सेकंड कॉलम में दूध, दही, छेना आदि, और थर्ड कॉलम में आधा लीटर, और फोर्थ कॉलम में 1/4 लीटर, 1/4 लीटर। 10वां पॉइंट प्रोटीन, और सेकंड कॉलम में अंडा, मुर्गी, बतख आदि का, और थर्ड कॉलम में ब्लैंक, और फोर्थ कॉलम में एक अदद। होम साइंस क्लास 10 फिजियोलॉजी की बुक यूनिट 4 का 8 चैप्टर की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। इसमें पहला प्रश्न है, एक साधारण श्रम करने वाले वयस्क पुरुष के लिए दैनिक आवश्यकताओं में भोजन के सम्मिलित पोषक तत्व औसत कितने कैलोरी में चाहिए? क 2000 कैलोरी, ख 4000 कैलोरी, ग 2500 कैलोरी, घ 3000 कैलोरी। दूसरा प्रश्न, निम्नांकित में किसे सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है? क बूढ़े को, ख 25 वर्ष की महिला को, ग 10 वर्ष के बच्चे को, घ 40 वर्ष के पुरुष को। अगला प्रश्न नंबर 3, किशोरावस्था की छात्रा की दैनिक आवश्यकताओं में भोजन के सम्मिलित पोषक तत्व कितनी कैलोरी में चाहिए? क 2200 कैलोरी, ख 1000 कैलोरी, ग 3500 कैलोरी, घ 4000 कैलोरी। प्रश्न नंबर 4, गर्भवती माता को प्रतिदिन के भोजन से औसत कितने कैलोरी चाहिए? क 2500 कैलोरी, ख 2400 कैलोरी, ग 2000 कैलोरी, घ 4000 कैलोरी। पांचवा प्रश्न, पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है? क मांस, ख दही, ग केला, घ काजू। छठा प्रश्न, हमारे शरीर में प्रोटीन का काम है? क भोजन को पचाना, ख टूटी फूटी कोशिकाओं की मुरम्मत करना, ग दांत को मजबूत करना, घ श्वसन क्रिया को ठीक रखना। सातवां प्रश्न, प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? क दूध, ख साग, ग चावल, घ फल। आठवां प्रश्न, प्रोटीन किसमें पाया जाता है? क चावल, ख मकई, ग ज्वार, घ दाल। प्रश्न नंबर 9, अति शीघ्र ऊर्जा देने वाला भोजन है? क अंडा, ख तेल, ग विटामिन, घ ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 10, पशु प्रदत्त वसा का सबसे उत्तम साधन है? क मांस, ख दही, ग दूध, घ घी। 11वां प्रश्न, बच्चे का शारीरिक विकास किस पर निर्भर करता है? क वसा पर, ख प्रोटीन पर, ग मनोरंजन पर, घ अच्छी पुस्तकों पर। 12वां प्रश्न, वसा पाई जाती है? क चावल में, ख केले में, ग सेब में, घ मक्खन में। 13वां प्रश्न, शरीर को शीघ्र ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन सा है? क वसा, ख प्रोटीन, ग ग्लूकोज, घ जल। प्रश्न नंबर 14, शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए उसके आहार का मुख्य तत्व है? क प्रोटीन, ख खनिज लवण, ग जल, घ विटामिन। और प्रश्न नंबर 15, दालों में अधिक पाया जाता है? क विटामिन, ख कार्बोहाइड्रेट, ग प्रोटीन, घ वसा। प्रश्न नंबर 16, निहर संबंधी रोगी को आवश्यक है? क लोहा, ख तांबा, ग आयोडीन, घ कैल्शियम। प्रश्न नंबर 17, पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है? क प्रोटीन, ख विटामिन सी, ग कार्बोहाइड्रेट, घ स्टार्च। और प्रश्न नंबर 18, आयोडीन पाया जाता है? क दूध में, ख अंडा में, ग लहसुन में, घ केला में। अगली टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला, शाकाहारी के भोजन में प्रोटीन का मुख्य सस्ता साधन डैश है। नंबर 2, प्राणिज प्रोटीन प्राप्ति का साधन है डैश। तीसरा, कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति और डैश प्राप्त होती है।
नंबर 4, बच्चों के भोजन में डैश की मात्रा अधिक रहनी चाहिए। नंबर 5, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए डैश आवश्यक है। नंबर 6, डैश भोजन शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। नंबर 7, फोक डैश को साफ रखता है। नंबर 8, घी, मछली आदि से डैश की प्राप्ति होती है। नंबर 9, पोषक तत्वों से शरीर को प्राप्त ताप की इकाई माप को डैश कहते हैं। नंबर 10, वसा में घुलने वाले विटामिन हैं विटामिन ए और डैश। 11वां, दूध एक डैश आहार है। नंबर 12, कैल्शियम की कमी से बच्चों को डैश रोग हो जाता है। नंबर 13, डैश की कमी से घेगा रोग हो जाता है। और नंबर 14, विटामिन शरीर को डैश रखता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, किस प्रकार का भोजन संतुलित भोजन कहलाता है? नंबर 2, प्रोटीन प्राप्ति के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनसे शरीर को क्या लाभ हैं? प्रश्न नंबर 3, वसा प्राप्ति के 2 प्रमुख साधनों के नाम लिखें तथा इसके गुण बताएं। नंबर 4, आपकी बहन मोटी है, आप उनका मोटापा कम करने के लिए किस प्रकार के भोजन की सलाह देंगी? नंबर 5, दूध क्यों उत्तम भोजन है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। नंबर 6, भोजन से हमें क्या लाभ है? और प्रश्न नंबर 7, हमें संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर 8, हमारे भोजन में हरी साग सब्जियों का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 9, भोजन में प्रोटीन से होने वाले कोई 3 लाभ बताएं। नंबर 10, भोजन में खनिज पदार्थों का क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 11, वसा का शरीर में क्या महत्व है? प्रश्न नंबर 12, संतुलित भोजन की कोई 3 विशेषताएं बताएं। प्रश्न नंबर 13, भोजन से प्राप्त किन्हीं 3 पोषक तत्वों के नाम लिखें। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, भोजन के विभिन्न तत्वों के नाम लिखें तथा संक्षेप में प्रत्येक के गुण बताएं। प्रश्न नंबर 2, प्रोटीन प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तथा इसके मुख्य कार्य क्या क्या हैं। प्रश्न नंबर 3, भोजन की आवश्यकता तथा आवश्यक पोषक तत्वों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 4, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं, उनके नाम लिखें तथा प्रोटीन और वसा के हमें क्या क्या लाभ हैं। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।